हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपका गाइड राहुल किशोर निगम। एजुकेशन यानी कि शिक्षा शास्त्र में वीडियो बनाने की श्रृंखला को हम आगे बढ़ाते हैं। कल मैंने साइकोलॉजी का टॉपिक डिस्कस किया था, मनोविज्ञान का टॉपिक डिस्कस किया था, क्योंकि मैंने बताया था कि शिक्षा शास्त्र यानी कि एजुकेशन में साइकोलॉजी का टॉपिक भी बड़ा महत्वपूर्ण होता है। आज हम उसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। मैंने बोर्ड पे लिख रखा है शिक्षा के विभिन्न अंगों पर मनोविज्ञान का प्रभाव। भाई, आज मैं ये बताऊंगा कि शिक्षा और मनोविज्ञान में क्या रिलेशन है, आखिर शिक्षा में ये विषय मनोविज्ञान का क्यों पढ़ाया जाता है, इसकी क्या उपयोगिता है। तो इसी इसी के तहत हमने क्या लिखा है कि शिक्षा के तो बहुत सारे अंग होते हैं, अभी डिस्कस करता हूँ उस पर मनोविज्ञान का प्रभाव कैसे पड़ता है, तो उसको हम लोग देखते हैं। देखिए, नंबर 1 पॉइंट आपके सामने लिखा है मनोविज्ञान व शिक्षा के उद्देश्य। देखिए, शिक्षा के उद्देश्य होते हैं, शिक्षा के कुछ ऑब्जेक्टिव्स होते हैं जिसको पाने का प्रयास किया जाता है ना। कोई भी शिक्षा नीति आपके देश में बनाई जाती है, कोई भी करिकुलम डिसाइड किया जाता है किसी भी बोर्ड के द्वारा, तो उसमें ये बात देखी जाती है कि शिक्षा के उद्देश्य क्या हैं और उनको प्राप्त करने के हम क्या उपाय करते हैं। तो मनोविज्ञान और शिक्षा के उद्देश्य में क्या है कि जो है, देखिए, मनोविज्ञान जो होता है वो शिक्षा के उद्देश्यों का निर्धारण नहीं करता है। मनोविज्ञान एक विधायक विज्ञान की श्रेणी में आता है, मतलब उसको शिक्षा के उद्देश्य के निर्धारण से मतलब नहीं है। मनोविज्ञान से यह पता चलता है कि उद्देश्यों की प्राप्ति हो सकती है या नहीं, ये डिसाइड करता है कि मतलब शिक्षा के जो उद्देश्य हैं वो तो आपके नियामक विज्ञान या दर्शन के द्वारा, मैंने दर्शन का टॉपिक डिस्कस किया है, दार्शनिक परिप्रेक्ष्य से ही शिक्षा के उद्देश्य जो हम लोग पढ़ रहे थे, तमाम तरह के विचारकों को मैं अभी और पढ़ाऊंगा आपको, तरह तरह की फिलॉसफीज होती हैं तो उसके बारे में बताऊंगा। तो उसी से ही, दर्शन के द्वारा ही जो है शिक्षा के उद्देश्यों का निर्धारण होता है। शिक्षा के उद्देश्यों का निर्धारण मनोविज्ञान से नहीं होता। मनोविज्ञान तो एक विधायक विज्ञान है, वो ये बताता है कि जो उद्देश्य हमने निर्धारण किए हैं, जो उद्देश्य निर्धारित किए हैं, उसको पा सकते हैं आप कि नहीं, पा सकने में कोई रुकावट तो नहीं है, ये मनोविज्ञान बताता है। क्योंकि मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है, वो व्यवहारिक बात बताता है कि जो उद्देश्य का निर्धारण किया है उसको आप पा सकते हैं या नहीं पा सकते हैं। तो ये पहला पॉइंट रहा आपके सामने। दूसरा पॉइंट है मनोविज्ञान एवं पाठ्यक्रम। मनोविज्ञान आप पाठ्यक्रम देखिए, मनोविज्ञान का पाठ्यक्रम निर्धारण में बहुत योगदान है। तो देखिए क्या है, क्योंकि आजकल का जो पाठ्यक्रम जो है वो क्या है, बालकों की रुचियों, रुझान, क्षमताओं और मानसिक योग्यताओं को ध्यान में रखकर बनाया जाता है। देखिए, आज भी जो है, अब तो चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन की बात कही जाती है, छात्र केंद्रित शिक्षा, है ना। पहले तो अध्यापक प्रमुख होता था, टीचर ही प्रमुख होता था, जो बच्चों को बताता था, बच्चे उसको ग्रहण करते थे। लेक्चर मेथड की, व्याख्यान मेथड की प्रधानता थी। लेकिन आज जो है, जब पाठ्यक्रम का निर्धारण होता है तो बालकों की रुचियों, मैंने बताया ना, मनोविज्ञान का मतलब क्या है कि बालकों की रुचियों को भी देखे, साइकोलॉजी, बालकों की रुचि, उसका इंटरेस्ट क्या है, उसके रुझान को देखे, है ना, उसकी क्षमताओं को देखें। आखिर ऐसा तो नहीं कि हर बालक के लिए हर पाठ्यक्रम उपयुक्त होता है, उसकी क्षमता क्या है इसका भी आकलन करना पड़ता है। फिर मानसिक योग्यता उसकी कितनी है इसका भी आकलन करना पड़ता है। उसको ध्यान में रखकर पाठ्यक्रम को बनाया जाता है। तो इसमें मनोविज्ञान अपनी बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। इस मनोविज्ञान क्या करता है, देखिए, पाठ्यक्रम का कभी भी निर्धारण किया जाता है तो उसको सरल से जटिल की ओर के सिद्धांत के आधार पर बनाया जाता है। जैसे बच्चों को पढ़ाने के लिए टीचर जाता है या कोई भी किताब की रचना की जाती है, तो उसमें क्या होता है कि पहले सरल से शुरू किया जाता है। सरल का मतलब होता है कि पहले इजी, फिर उसके बाद उससे डिफिकल्ट, फिर उससे डिफिकल्ट, और बाद में सबसे डिफिकल्ट टॉपिक को कवर किया जाता है। यही शिक्षा का तरीका है देने का। ये नहीं कि पहले क्लास में गए, आपने सबसे कठिन टॉपिक उठा लिया, बच्चे क्या हो गए, हतोत्साहित हो गए कि ये तो बहुत कठिन सब्जेक्ट है। तो इसका मतलब पाठ्यक्रम का निर्धारण, टेक्स्ट बुक की रचना भी इसी आधार पर की जाती, पाठ्यक्रम का निर्धारण भी इसी आधार पर किया जाता है कि आपको सरल से कठिन की ओर ले जाएं, है ना। तो इस तरीके से पाठ्यक्रम का निर्धारण किया जाता है। नंबर 3 क्या है, मनोविज्ञान और शिक्षण विधि। देखिए, मनोविज्ञान शिक्षण विधियों पर भी प्रभाव डालता है। बालकों
में सीखने की जिज्ञासा को देखता है, कि बालकों में सीखने की जिज्ञासा को पैदा करता है मनोविज्ञान। देखिए आज कई तरह की जो हैं आपकी शिक्षण विधियां हैं, जैसे करके सीखना। करके सीखने का मतलब होता है लर्निंग बाय डूइंग, ये आपने सुना होगा। खेल द्वारा सीखना, खेल के माध्यम से सीखा जाता है, बच्चे खेल खेल में सिखाए जाते हैं, छोटे बच्चों पे ये विधि बड़ी प्रभावी होती है। रेडियो के माध्यम से, रेडियो में भी कई एजुकेशनल प्रोग्राम्स आते हैं, ये तो बहुत पुराने समय से प्रचलित है। पर्यटन, पहले पर्यटन का ही बड़ा महत्व था कि लोग घूमते घूमते सीखते थे। प्राचीन काल में जो गुरु परंपरा थी उसमें कुछ गुरु तो देशाटन किया करते थे, उससे बच्चों को सिखाते थे। चलचित्र, चलचित्र के माध्यम से भी, जो चलचित्र यानी कि सिनेमा है, सिनेमा भी हम लोगों को शिक्षित करता है। टेलीविज़न, टेलीविज़न में भी कुछ एजुकेशनल प्रोग्राम्स आते हैं, है ना, तो टेलीविज़न में भी से भी बच्चे सीखते हैं, है ना। उसी तरीके से शिक्षण मशीन पहले आविष्कार हुआ। प्रोग्राम अनुदेशन, ये क्या, प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस होते हैं, इसके माध्यम से ये बच्चे सीखते हैं। ये सब ऑनलाइन सिस्टम है जो नए नए डेवलपमेंट हो रहे हैं, उसमें ये चीज़ प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस का भी मैं बताऊंगा कि इसका कैसे डिटेल पूरी बात आपके सामने डिस्कस करूंगा। तो मनोविज्ञान और शिक्षण विधि, इस तरह की शिक्षण विधि है, मतलब इस तरह के तरीके हैं। तो उनसे कुछ शिक्षण विधि भी आपने सुनी होंगी डेवलप हुई, जैसे मॉन्टेसरी, किंडरगार्टन, प्रोजेक्ट मेथड, प्रयोगशाला विधि, इस तरीके की कई विधियां प्रचलित हुई थी। तो ये तीसरा पॉइंट आपके सामने बताया। स्टूडेंट नेक्स्ट जो है फोर्थ पॉइंट है मनोविज्ञान तथा समय सारणी। तो मनोविज्ञान और समय सारणी में भी रिलेशन है। आप देखिए कॉलेज में जो समय सारणी होती है, स्कूल्स में समय सारणी होती है, उसमें क्या है कि जो है पाठ्य विषय, खेल तथा पाठ्य सहगामी क्रियाओं का ध्यान रखा जाता है। कौन कौन से चीज को ध्यान रखा जाता है? पाठ्य विषय, खेल तथा पाठ्य सहगामी क्रियाएं, मतलब को करिकुलर एक्टिविटीज पे भी ध्यान रखा जाता है। उसी आधार पे समय सारणी यानी कि टाइम टेबल जो स्कूल का होता है उसको सेट किया जाता है। इसमें इस बात का ध्यान दिया जाता है कि जो विषय जो हैं बहुत ही गंभीर अध्ययन वाले हैं, एकदम कंसंट्रेशन से पढ़ने वाले हैं, जिसमें दिमाग बिल्कुल एकदम सहज हो, थका हुआ ना हो, उसको शुरू में पढ़ाना चाहिए जब विद्यार्थी थका हुआ ना हो। तो उसमें बताया गया है कि मनोविज्ञान कहता है इस स्तर पे गणित और भाषा जैसे विषय जो हैं, जो गणित का विषय है, मैथमेटिक्स का, और जो लैंग्वेज का विषय है, वो कहीं बच्चों को जब वो थक जाएं एकदम से आखिरी में कभी भी नहीं पढ़ाना चाहिए। जब उनका ताज़ा मन हो, अच्छा मन हो, तो ये दोनों विषय उसको पढ़ाए जाने चाहिए। और इसी तरह के जो और भी विषय हैं जो इससे टच करते हैं, उनको भी आप तब पढ़ाइए बच्चों को जब वो थके हुए ना हो। तो ये जो पीरियड निर्धारण जो होता है स्कूल्स में, उनको ध्यान रखना चाहिए कि ये बात भी मनोविज्ञान यानी कि साइकोलॉजी में बेस्ड है कि जब बच्चे थके हुए हों तो उनको ऐसे विषय ना पढ़ाए जाएं जिसमें कंसंट्रेशन ज़्यादा लगता है, जिसमें दिमाग ज़्यादा लगता है, इसलिए इस बात का ध्यान रखा जाए। तो इसका निर्धारण किसने किया? मनोविज्ञान ने। तो ये भी बात साबित करती है कि मनोविज्ञान और शिक्षा में बहुत बड़ा संबंध है। फिफ्थ पॉइंट देखिए आप, मनोविज्ञान तथा मूल्यांकन। आप जानते हैं मूल्यांकन शिक्षा का एक महत्वपूर्ण अंग है। भाई परीक्षाएं होती हैं, बच्चों को पढ़ाया जाता है, परीक्षाएं होती हैं, इसके बाद उसका मूल्यांकन होता है, उसी से विद्यार्थी की, शिक्षार्थी की प्रगति का आकलन किया जाता है। तो यहाँ पे क्या है, दीर्घकाल से हमारे जो सिस्टम था, एजुकेशनल सिस्टम, उसमें मौखिक यानी कि जो आपका मौखिक ओरल एग्जामिनेशन और रिटन एग्जामिनेशन, जो ऐसे टाइप वाला जो एग्जामिनेशन था, उसका प्रचलन रहा। बोर्ड परीक्षाओं में भी रहा, विश्वविद्यालय परीक्षाओं में भी रहा, और जितनी आपके जो टेस्ट होते थे कॉम्पिटिटिव लेवल के, उसमें भी ये पूछा जाता था। ऐसे टाइप क्वेश्चन ही जो था पूछा जाता था। ओरल का मतलब इंटरव्यू लिया जाता था, ओरल एग्जामिनेशन भी होते थे, आज स्कूलों में भी होते थे, अभी भी होते हैं। लेकिन क्या हुआ कि ये जो जो मूल्यांकन का तरीका था, ये मनोविज्ञान ने कहा कि ये बहुत अच्छा तरीका नहीं है, इससे विद्यार्थी का पूरा आकलन नहीं हो पाता। तो आज के ज़माने में नए दौर में जो विधियां हुई हैं वो है ये वस्तुनिष्ठ परीक्षा विधि। देखिए आजकल ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चंस हैं वो ज़्यादा रखे जा रहे हैं, यहाँ तक कि ज़्यादातर एग्जामिनेशन भी, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस को देखिए, वो भी ऑब्जेक्टिव बेस्ड हो गए हैं। तो ये किसकी देन है? ये मनोविज्ञान यानी कि साइकोलॉजी के एप्लीकेशन की ही देन है कि आपकी वस्तुनिष्ठ परीक्षा,
व्यक्तित्व परीक्षा जो पर्सनालिटी टेस्ट है उसकी परीक्षा होती है, और बुद्धि परीक्षा। बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, जैसे रेलवे को ले लीजिए तो उसमें क्या होता है, बुद्धि परीक्षा, इंटेलिजेंट टेस्ट भी होते हैं, और तमाम तरह की व्यक्तित्व परीक्षाएं भी होती हैं। आपको पता होगा कि इंटरव्यू टेस्ट को हम पर्सनालिटी टेस्ट भी जानते हैं। तो ये किसकी देन है, ये आपकी मनोविज्ञान की देन है, और मनोविज्ञान और शिक्षा में संबंध को स्थापित करती है। क्वेश्चन नंबर 6 है मनोविज्ञान और बालक, मनोविज्ञान तथा बालक। तो मनोविज्ञान और बालक में भी जो बच्चों को पढ़ाया जाता है उसमें क्या संबंध है कि अब पहले जो एजुकेशन दी जाती थी उसमें शिक्षार्थियों की कोई परवाह की जाती थी कि शिक्षार्थी कैसा है, उसकी मानसिक योग्यता क्या है, उसका क्या है। वो क्या होता था, एक टीचर सेंटर्ड एजुकेशन होती थी। टीचर आए, उन्होंने व्याख्यान दिया, सबको एक समान समझा और पढ़ा करके चले गए, भले तुमको आए और चाहे ना आए। अब क्या है, शिक्षा बालक के लिए है, न कि बालक शिक्षा के लिए। मतलब अब शिक्षा के उद्देश्य जो निर्धारित किए जाते हैं वो बालक की क्षमताओं पे बेस्ड होता है, उसके रुचि और रुझानों पे बेस्ड होता है। तो इस तरीके से शिक्षा के उद्देश्य निर्धारित किए जाते हैं। तो अब क्या है, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन की बात की जाती है कि विद्यार्थी को, शिक्षार्थी को केंद्र में रख करके ही शिक्षा के उद्देश्यों को निर्धारित किया जाता है। तो ये सब कैसे हुआ, मनोविज्ञान, जो कि बालक का भी एक मनोविज्ञान होता है, तो उससे मनोविज्ञान के आधार पे इस बात को कहा जाता है कि शिक्षा बालक के लिए है, ना कि बालक शिक्षा के लिए। रूसो ने तो यहाँ तक कह दिया है कि बालक एक ऐसी पुस्तक है जिसे शिक्षक को कंप्लीटली पढ़ना चाहिए, उसको देखना चाहिए कि बालक जो है एक पुस्तक के समान है जिसको शिक्षक को बिल्कुल पढ़ना चाहिए, कंप्लीटली पढ़ना चाहिए, तभी शिक्षक उसमें परिवर्तन कर पाएगा, देखना चाहिए, है ना। फिर देखिए मनोविज्ञान एवं व्यक्तिगत भिन्नता, व्यक्तिगत भिन्नताएं भी होती हैं बच्चों में, है ना। बच्चों में हर बच्चे समान तो होते नहीं हैं, तो यहाँ पे मनोविज्ञान का काम आता है कि रुचियों, रुझानों और क्षमताओं के आधार पर पृथक पृथक विधियों से शिक्षा बच्चों को दी जानी चाहिए। असल में यही तो होता है सही चीज़। लेकिन अब आजकल क्या है, बहुत सारे बड़े बड़े क्लास होते हैं, तो इंडिविजुअली अटेंशन हर एक पे, ये बिल्कुल सटीक बात है, कोई व्यक्ति नहीं दे सकता है। और एक बात ये भी है कि मनोविज्ञान ये भी कहता है कि व्यक्तिगत भिन्नता का मतलब ये है कि बच्चा अगर पढ़ने में मन नहीं लगा रहा है तो चाहिए, शिक्षक को चाहिए कि उसके कारणों का पता करे कि क्या कारण है, उन कारणों के आधार पे विधियों को लगाए, पृथक पृथक विधियों से शिक्षा दे कि जिससे बच्चे के समझ में, उसके भेजे में बात घुस जाए। लेकिन एक बात ये भी है कि बच्चे का मन भी तो पढ़ाई में लगना चाहिए। अगर उसका मन, ये तो तब विधियां तब है ना व्यक्तिगत भिन्नता की, जब उसका मन लगे, जब उसको पढ़ाई से कोई मतलब ही नहीं होगा तो उसके कारणों का भी पता लगाना चाहिए कि आखिर ऐसा क्या कारण है। तो इसके तमाम कारण हो सकते हैं। तो यहाँ पे ये है, व्यक्तिगत भिन्नता का मतलब ये है कि रुचि, रुझान, क्षमताओं के आधार पर पृथक विधियां होनी चाहिए। किसी को मैथमेटिक्स का क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो उसको आप सिखा सकते हैं, लेकिन जिसके सीखने की इच्छा नहीं है उसके कारण कुछ गजब के होंगे तो उसका ही पता हमें लगाना चाहिए। तो ये 7th पॉइंट मैंने आपके सामने डिस्कस किया। ना स्टूडेंट, नेक्स्ट पॉइंट आपके सामने है, पॉइंट है मनोविज्ञान व अध्यापक। तो मनोविज्ञान और अध्यापक, मनोविज्ञान और एक टीचर का बहुत संबंध होता है। स्किनर ने कहा है कि कक्षा शिक्षण और बालकों के दैनिक संपर्क में, मतलब जो स्किनर ने कहा है कि जो मनोविज्ञान होता है, साइकोलॉजी, उसका ज्ञान शिक्षकों को होना परमावश्यक है, बहुत जरूरी है ना। क्यों जरूरी है, कक्षा शिक्षण और बालकों के दैनिक संपर्क में, भाई वो कक्षा शिक्षण भी करने जाता है, वहाँ तरह तरह के बच्चे मिलते हैं, तो उसमें उसके संपर्क में मनोविज्ञान के प्रयोग के बिना वह कुशलतापूर्वक कार्य संपन्न नहीं कर सकता। ये स्किनर एक शिक्षा शास्त्री थे, उन्होंने बताया था कि एक टीचर को मनोविज्ञान यानी कि साइकोलॉजी का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी होता है। इससे एक बात और होती है कि वो अपने स्वयं का भी मूल्यांकन कर सकता है, आखिर कोई कमी हो रही है उसके अंदर तो वो अपना असेसमेंट कर सकता है कि मैं शिक्षण विधियां जो लगा रहा हूं या बच्चों को पढ़ा रहा हूं उसमें कैसी कमी हो रही है, क्यों कमी हो रही है। तो अपना सेल्फ असेसमेंट भी इस साइकोलॉजी के माध्यम से, अगर उसको ज्ञान है तो उसकी कमी कहाँ पे हो रही है वो उस पर नज़र रख सकता है, उसको समझ सकता है, उसको एवेल्युएट कर सकता है, उसको ठीक कर सकता है। तो इसके लिए क्या है
कि जो शिक्षक होता है उसको भी साइकोलॉजी का ज्ञान होना, जो साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन है उसका ज्ञान होना बहुत आवश्यक होता है। इसीलिए ये विषय पढ़ाया जाता है एजुकेशन में। 9th मैंने पॉइंट लिखा है मनोविज्ञान और अनुशासन। देखिए, पहले ये कहा जाता था कि स्पेयर द रॉड एंड स्पॉयल द चाइल्ड, मतलब कहा जाता था कि डंडा हटा और बच्चा बिगड़ा। मतलब कहने का ये है कि पहले स्कूलों में क्या होता था, डंडे से अनुशासन किया जाता था, मतलब मारते थे या डर द्वारा अनुशासन लाया जाता था। लेकिन अब क्या है, अब प्रेजेंट सोसाइटी आप जानते हैं, प्रेजेंट सिचुएशन में डंडे को बिल्कुल बंद कर दिया गया है। मतलब कहने का ये है कि अब डंडे से अनुशासन को बहुत खराब माना जाता है। पहले तो डंडे से और उसके डर से ही अनुशासन बनाया जाता था और बच्चे पढ़ते थे। लेकिन अब तो गवर्नमेंट पॉलिसी में भी या एजुकेशनल पॉलिसी में भी इसको हटा दिया गया है कि डंडा बच्चों को मारा नहीं जाएगा, पीटा नहीं जाएगा। लेकिन पहले ये कहा जाता था कि स्पेयर द रॉड स्पॉयल द चाइल्ड, मतलब डंडा हटा और बच्चा बिगड़ा। लेकिन अब मनोविज्ञान का जब ये कॉन्सेप्ट अप्लाई हुआ है तो डिसिप्लिन में, तो मनोविज्ञान ने ये साबित कर दिया है कि डंडे से ज़्यादा क्या है, प्रेम, प्रशंसा और सहानुभूति को अनुशासन के कहीं अच्छे आधार बताता है। मतलब मनोविज्ञान ने ये कहा है कि प्रेम से, प्रशंसा से और सहानुभूति से अनुशासन कहीं ज़्यादा अच्छा स्थापित किया जा सकता है। बच्चे से प्रेम करिए, उससे प्रशंसा करिए, सहानुभूति रखिए, और अगर वो पढ़ नहीं रहा है या कुछ अनुशासनहीनता कर रहा है तो उसको भी उसके कारणों का पता लगाइए कि आखिर क्यों हो रहा है। लेकिन एक बात और है कि आजकल की जो ऐसी हवा चल रही है, अब वो हवा ऐसी चल रही है, ऐसा इन्वायरमेंट है कि बच्चे ऐसे कुछ बिगड़ रहे हैं कि उसमें ये कॉन्सेप्ट भी मैं पूरी तरीके से इसको नहीं समझता हूँ कि ये जो है प्रेम, प्रशंसा और सहानुभूति, क्योंकि वो बहुत ही उद्दंडता सवार हो गई। तो उसके कुछ और भी कारण हैं। हाँ, ये बात ठीक है कि आप डंडा मत चलाइए या मारिए पीटिए नहीं, लेकिन उससे भी सख्ती से निपटने की ज़रूरत है। कुछ और पॉलिसी अच्छी मजबूत बनाने की ज़रूरत है, कुछ और तरीके भी अपनाने की ज़रूरत है। ना मारिए, लेकिन कुछ और तरीके भी बनाने की ज़रूरत है, वरना उद्दंडता सिर पर चढ़ के बोलती है। फिर आगे देखिए, 10th है मनोविज्ञान तथा निर्देशन। मनोविज्ञान और निर्देशन, तो देखिए आपको पता होगा कि बच्चों में जो पढ़ते हैं बच्चे, उसके बाद फिर आगे समाज में जाते हैं, वो नौकरी करते हैं, कुछ आपके वोकेशनल कोर्सेज करते हैं, प्रोफेशनल कोर्सेज करते हैं। तो उसमें क्या है कि उनको कुछ जो मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है, तो ये मनोविज्ञान ने ही निर्देशन की शुरुआत की एक तरीके से है, और एक बहुत ही सुसंगठित निर्देशन प्रदान करती है। गाइडेंस एंड काउंसलिंग सर्विसेज का नाम तो आपने सुना होगा। शैक्षिक निर्देशन होता है, एक व्यक्तिगत पर्सनल गाइडेंस होता है, कुछ बच्चे को खुद की कुछ परेशानी है, कुछ है ना, तो उस पर भी निर्देशन दिया जाता है। कुछ बच्चे होते हैं डिप्रेस हो जाते हैं, कुछ बच्चे होते हैं काम के बोझ के पीछे परेशान हो जाते हैं, है ना, तो उनको भी सलाह दी जाती है। और व्यावसायिक निर्देशन सबसे महत्वपूर्ण है कि बच्चे पढ़ते समय आगे के समय में क्या उनको करना है, उसकी सही और सटीक जानकारी बहुत आवश्यक है, जिससे उनका समय बर्बाद ना हो। तो इस तरीके से मनोविज्ञान ने बुद्धि, व्यक्तित्व, सृजनात्मकता, रुचि और स्मृति परीक्षण, मतलब परीक्षण, जैसे मनोवैज्ञानिक होते हैं, काउंसलर्स होते हैं, वो बच्चे का क्या करते हैं, कुछ टेस्ट लेते हैं और टेस्ट के आधार पे उसकी कमियों का जानने का कोशिश करते हैं कि क्या कमियां हैं, या क्या इसके लिए क्या प्रोफेशन उपयुक्त होगा, क्या व्यवसाय उपयुक्त होगा, उसको जानने की कोशिश करते हैं और उसके आधार पे उनको निर्देशन, गाइडेंस प्रदान करते हैं। तो इस तरीके से मैंने इन पॉइंट्स के माध्यम से आज आपको ये बताया कि शिक्षा और मनोविज्ञान में कितना गहरा संबंध है, इसीलिए ये विषय एजुकेशन में पढ़ाया जाता है। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए। थैंक यू वेरी